लोग इस चीज़ में आजकल पिक्चर लेके आते हैं कि हमें इस फिल्टर के जैसा दिखना है, और एक्चुअली होता है ये पेशेंट्स आते हैं। ओह माय गॉड। हमने किचन में दूध में दही मिला लिया, हल्दी मिला लिया और हमने फेस पे लगा लिया और हम सोचेंगे कि एब्सोल्युटली सेफ है। तो ये कुछ DIY डेंजर्स है जो मैं लोगों को बताना चाहूँगी। एस्थेटिक मेडिसिन या एस्थेटिक मेडिसिन ट्रीटमेंट ये होते क्या हैं? सो बाय द एज ऑफ 40 आपकी कोलेजन 25% तक ऑलरेडी जा चुकी है और हर साल 1% घटती जाती है। सिमिलरली हमारे स्किन में हम चोट करते हैं आर्टिफिशियली नीडल से, प्रिक इंजरी क्रिएट करते हैं और उसके साथ हम ग्रोथ फैक्टर्स भी डालते हैं जो हमारी बॉडी की नेचुरल रीजनरेटिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करती है। अब मशीन बेस में आपकी कोई नीडल नहीं लगती, वो मशीन से हम आपकी कोलेजन को स्टिमुलेट करते हैं। जहाँ हम रहते हैं इंडिया जैसी कंट्री में, जिस तरीके की ट्रॉपिकल कंडीशन है हमारी, क्या कोरियन ग्लास स्किन जैसे स्किन पॉसिबल है? आप खाना जंक खाते हो और आपकी स्किन फ्लॉलेस चाहिए। एक स्किन केयर जो हर किसी को फॉलो करना चाहिए, चाहे वो 30 से पहले की एज में हो, उसके बाद में हो, कोई एक ऐसा स्किन प्रोडक्ट। अपने आप को खूबसूरत दिखाना आज के दौर में कौन नहीं चाहता? ज़्यादा यंग दिखने की चाहत में, अपने आप को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखाने की चाहत में लोग बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स और मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं जो उनके लिए सही नहीं होता। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इन एस्थेटिक मेडिसिन की सही जानकारी, ट्रीटमेंट्स की जानकारी आप तक पहुंचे। सोशल मीडिया के ज़रिए इन्फ्लुएंस होने से बेहतर है कि आप एक्सपर्ट से बात करें। और हेल्थ DNA में आज हमारी कोशिश यही है, और इसी कड़ी में आज हमारे साथ एस्थेटिक मेडिसिन एक्सपर्ट हैं डॉक्टर रश्मि शर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर रश्मि। थैंक यू सो मच। आज हम जिस के लिए हमने आपको बुलाया है और जिस विषय पे बात करने वाले हैं, मुझे लगता है फ्लडेड है सोशल मीडिया उससे। एब्सोल्युटली लोग ऑब्सेस्ड हो चुके हैं अपने लुक को लेकर, अपने आप को ब्यूटीफुल दिखाना चाहते हैं, लेकिन इन सब के लिए क्या वो सही टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं, इसके लिए मैंने आपको यहाँ पर बुलाया है। तो हम बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एस्थेटिक मेडिसिन या एस्थेटिक मेडिसिन ट्रीटमेंट ये होते क्या हैं? एस्थेटिक मेडिसिन की बात करें तो एस्थेटिक मेडिसिन डर्मेटोलॉजी का एक ब्रांच है जिसमें हम किसी भी चीज़ को एनहांस करते हैं, जैसे आपकी स्किन, हेयर, बॉडी, इसकी अपीयरेंस को एनहांस करते हैं। ये आप ये समझ सकते हैं कि डर्मेटोलॉजी और एस्थेटिक साथ साथ चलते हैं। जैसे अगर आपको पिंपल्स हैं, एक्ने है, तो एक्ने की वजह से आपको वो दाग भी आ गया, अभी एक्ने ठीक किया, दैट इज क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी। अभी उसकी वजह से जो स्कार हैं, दैट इज एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी। तो इट इज लाइक टू सिस्टर्स, एस्थेटिक एंड डर्मेटोलॉजी। और एक के बिना दूसरे का चलना मुश्किल है, एग्जैक्टली। अब ये ट्रीटमेंट्स जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, क्लिनिकल ट्रीटमेंट तो है ही, जैसे कि एक्ने के लिए आपके एक्ने स्कार्स हो गए, स्किन में ओपन पोर्स, टेक्सचरल करेक्शन, पिगमेंटेशन, ये तो हैं। इसके अलावे वो ब्रांच है जिसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है और अच्छा दिखना है। अब ये नीड बेस्ड से डिज़ायर बेस्ड ब्रांच बोल सकते हैं इसको। तो डिज़ायर में आई वॉन्ट टू लुक बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ, मुझे अच्छा दिखना है, अपना सबसे अच्छा फॉर्म दिखना है। उसमें जैसे इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे आपकी बोटुलिन टॉक्सिन हो गई, फिलर इंजेक्शन हो गया, या फिर स्किन बूस्टर्स हो गए, या लेजर्स हो गए। सो इन सारे टेक्निक से आपकी अपीयरेंस को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। तो जो एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स हैं, क्या जो कोलेजन, आजकल मैं ये वर्ड बहुत सुन रही हूँ इसके बारे में, सोशल मीडिया फ्लडेड है इससे, कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं? अगर हम बात करें कि हमें एजिंग देर से हो, झुर्रियाँ देर से पड़ें, या हम ज़्यादा वक्त तक ज़्यादा खूबसूरत दिखें, ज़्यादा यंग दिखें, तो क्या इससे संभव है, ऐसा हो पाता है? इसको दो तरह से समझते हैं, एक हो गया प्रिवेंशन, एक हो गया रिस्टोरेशन। तो हम पहले प्रिवेंशन करते हैं। आजकल ट्रेंड प्रिवेंशन का है कि उसको आने के पहले ही हमें ठीक करना है, जिसको हम हमारी लैंग्वेज में प्रीजुवेनेशन कहते हैं। फिर आता है जब वो आ चुका है तो उसके बाद हमें रिस्टोरेशन करना है, जब वो लाइंस आ चुके हैं। अब ये समझना ज़रूरी है कि दो तरीके के चेंजेस आ रहे हैं। एक आपकी एजिंग बाहर से हो रही है, सनलाइट हो गया, पोल्यूशन हो गया, इरिटेशन हो गई स्किन में, ये सारी चीज़ें हो गई। दूसरा अंदर से हो रही है एजिंग। आपकी जेनेटिक्स भी रिस्पॉन्सिबल है कि आप किस तरीके से एज हो रहे हो। आपकी 30 ईयर्स तक ऑलरेडी आपकी कोलेजन 40 ईयर्स तक, वील हैव टू डू दिस अगेन। सो बाय द एज ऑफ 40 आपकी कोलेजन 25% तक ऑलरेडी जा चुकी है और हर साल 1% घटती जाती है। सो आपको ये समझना है कि अगर हमारी कोलेजन जा रही है तो हम उसको नया कैसे बना सकते हैं। सो नया बनाने के लिए हम ये रीजेनरेशन थेरेपीज करते हैं आजकल,
जैसे कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इंजेक्शन, ये सारी ट्रीटमेंट्स जो हैं आपकी स्किन में आपकी कोलेजन बनाने की टेंडेंसी को इंक्रीज करती है। जैसे हमें बचपन में कहीं चोट लगता है तो वहाँ पे घाव खुद से भर जाता है। सिमिलरली हमारे स्किन में हम चोट करते हैं आर्टिफिशियली नीडल से, प्रिक इंजरी क्रिएट करते हैं और उसके साथ हम ग्रोथ फैक्टर्स भी डालते हैं जो हमारी बॉडी की नेचुरल रीजनरेटिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करती है। तो ये बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट्स हैं और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं जिससे हम स्किन को रीस्टोर करते हैं। तो ये 2 तरीके से हम एंटी एजिंग ट्रीटमेंट यूजुअली करते हैं। अब एक सेगमेंट ऐसा होता है जिनको इन ट्रीटमेंट से डर लगता है, उनको नीडल्स नहीं करना। सो हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इंजेक्शन बेस्ड ट्रीटमेंट और नॉन इंजेक्शन बेस्ड ट्रीटमेंट या फिर मशीन बेस्ड ट्रीटमेंट बोल देते हैं। अब मशीन बेस्ड में आपकी कोई नीडल नहीं लगती, वो मशीन से हम आपकी कोलेजन को स्टिमुलेट करते हैं, कोलेजन जनरेशन को बढ़ाते हैं। जैसे कि हाइफू हो गया, थर्माज हो गया, लोगों को पता होता है इनके बारे में। हाइफू का तो बहुत क्रेज है आजकल बहुत क्रेज है क्योंकि आजकल लोगों को नीडल्स और आजकल ये जो सो कॉल्ड फेसेस घूम रहे हैं, हमें पता है, हम स्क्रीन पे देखते हैं और लोगों को डर लगता है कि हम वैसे नहीं दिखना चाहते। सो आजकल नॉन इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट्स आर ऑन द राइज। सो ये दोनों तरीके से मेनली हम रीस्टोर करते हैं। डॉक्टर रश्मि, जब लोग आपके पास आते हैं, पेशेंट्स आपके पास आते हैं, तो एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स क्या आप उनको सजेस्ट करते हैं? मतलब किस लिए बहुत ज़्यादा आते हैं, किस तरह की ट्रीटमेंट्स उन्हें चाहिए होते हैं, चलन में क्या है? एज पे डिपेंड करता है। हमारे पास 20s के भी, क्योंकि स्किन की तो ओवरऑल हम नियोनेट से लेके जेरियाट्रिक एज तक देखते हैं, तो डिपेंड करता है वो किस एज में है ना। अगर 20 के पहले हैं तो पिंपल्स, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, एलर्जिक, एक्जिमा, इसके पेशेंट ज़्यादा आते हैं 20 के पहले। अब वो 20 के बाद जो है, आजकल बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड है कि हमें अपने ग्लास स्किन चाहिए सबको, कोरियन स्किन। सो दे वांट टू हैव अ शाइनी ग्लोई स्किन, बिल्कुल वो इंस्टाग्राम फेस चाहिए जिसमें कोई पोर्स ही ना दिखे, आपकी एकदम हाई चीक बोन, शार्प जॉ लाइन, प्लम्प लिप। तो इट इज़ इम्पॉसिबल वैसे, बट डिजिटल स्टैंडर्ड ने हमारी जॉब को और भी मुश्किल कर दिया है। अब 2 ब्यूटी स्टैंडर्ड है, रियल ब्यूटी स्टैंडर्ड और डिजिटल ब्यूटी स्टैंडर्ड, और हम उस बीच में, उस ब्रिज में हम उसको गैप को फिल कर रहे हैं। एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट वी ऑफर हाउ कैन वी ब्रिज द गैप बिटवीन द 2। और लोग इस चीज़ में आजकल पिक्चर लेके आते हैं कि हमें इस फिल्टर के जैसा दिखना है, और एक्चुअली होता है ये पेशेंट्स आते हैं ऐसे। ओह माय गॉड, सो दिस इज एक्चुअली हैपनिंग। सी डॉक्टर, आई वांट टू लुक लाइक दिस फिल्टर। सो थिंग्स हैव चेंज्ड, इट हैज मेड आवर जॉब इवन मोर डिफिकल्ट। अच्छा, यहाँ पर मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। कोरियन ग्लास स्किन, मतलब लोगों को क्रेज़ है इसका, पागलपन है इसके लिए, और रियल लाइफ में भी मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को, इनफैक्ट बहुत सारे फ्रेंड्स को भी ऐसे बोलते सुना है, लड़कियों को ख़ास तौर पे, कि वो स्मूथनेस चाहिए, वो ताजगी चाहिए, वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर स्किन होनी चाहिए। क्या जहाँ हम रहते हैं, इंडिया जैसी कंट्री में, जिस तरीके की ट्रॉपिकल कंडीशन है हमारी, क्या कोरियन ग्लास स्किन जैसे स्किन पॉसिबल है? ये इम्पॉसिबल है, एब्सोल्युटली। ना तो हमारे माँ बाप कोरियन है, ना तो क्लाइमेट वैसी है, ना हमारा खाना वैसा है, ना हमारी जेनेटिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमारी जेनेटिक्स डिफरेंट है। इट कैन नॉट बी। वी शुड टारगेट दैट द स्किन शुड लुक हेल्दी, नॉट कोरियन। सो आपको अपने स्किन को हेल्दी रखना ज़रूरी है। और हमारे यहाँ एक और भी बहुत क्रेज़ है, गोरा बनने का ट्रेंड है, फेयरनेस पूरी इंडस्ट्री है। बहुत सारी ब्रांड्स जो हैं फेयरनेस क्रीम की, और सेलिब्रिटीज करते हैं उसका ऐड कि आप गोरे हो जाओगे, आप सुंदर हो जाओगे। सो ब्राउन इज हेल्दी, आई थिंक दैट मैसेज शुड गो, क्योंकि आई थिंक healthy skin is what is important. And as a dermatologist, I always say, you should look best in your skin type. You should not chase to look somebody else or copy paste or look like somebody else or some celebrity. You have to look your best in a healthy way. And that will not happen only by doing some topical treatment. सब कुछ important है। आप खाना जंक खाते हो और आपकी स्किन फ्लॉलेस चाहिए, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल है। डेजर्ट आप खाए जा रहे हो और आपको चाहिए कोई भी ब्रेकआउट ना हो। आपने नोटिस किया होगा, हमने बहुत शुगर का कुछ खाया, नेक्स्ट डे एक्ने आ जाता है। सो ये सब कुछ रिलेटेड है, ये बहुत चीज़ें इंटीग्रेटेड है साथ में। तो सब कुछ का आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपकी स्लीप हैबिट्स कैसी है, आपकी स्लीप और स्किन की सर्कैडियन रिदम का आप ध्यान रखते हो नहीं रखते हो, आपका स्ट्रेस लेवल कैसा है, आपका प्रोफेशन कैसा है, सब कुछ के हिसाब से, और फिर आप क्या लगाते हो, देन टुगेदर इट इज़ ऑल गोइंग टू मेक अ डिफरेंस टू योर स्किन। अब मैं आती हूँ बोटॉक्स और डर्मल फिलर्स की बात करते हैं। पहले तो मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगी कि बोटॉक्स जो है एक ब्रांड नेम है, ठीक है। ये ब्रांड नेम है किसी कंपनी के बोटुलिनम टॉक्सिन का।
ठीक है, इस तरह से और भी हैं, जैसे कि डिस्पोट है, जियोमिन है, बहुत सारे और भी ब्रांड्स हैं। नहीं, ट्रीटमेंट को नॉर्मली बोटॉक्स कह के हाँ, लोग इसीलिए क्योंकि बोलते लोगों को लगता है कि बोटॉक्स ही कराना है, हाँ। तो ये मिथ है। ब्रांड नेम है एक ब्रांड का, उसी लेकिन केमिकल सॉल्ट उसकी बॉटल में टॉक्सिन है। अब ये टॉक्सिन क्या करती है, नर्व मसल के जंक्शन पे एसिटाइलकोलिन जो रिलीज होती है, जो कॉन्ट्रैक्शन करती है, उसको ब्लॉक कर देती है। तो आपकी जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट उतनी जोर से नहीं होती, जैसे उतनी स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती। जैसे आप बात कर रहे हो तो आपके लाइंस आ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं तो हमारे लाइंस आ रहे हैं, उसको हम सॉफ्ट कर देते हैं। अब फिलर जो Relax होती हो है जाती है रिलैक्स हो जाती है। जैसे हम ये सोफे पे बैठे, तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें तो सोफे का जो कवर है वो आप समझ लो कि अगर हम कवर को आयन कर रहे हैं, टाइट कर रहे हैं, दैट इज बोटुलिज्म टॉक्सिन। तो फेस का जो कवर है, टॉप मोस्ट लेयर है, उसको हम आयन आउट कर रहे हैं, स्मूथ कर रहे हैं, तो बोटॉक्स है। अब नीचे हम जिसमें बैठे वो कुशन है, अब वो कुशन जो है, जो नीचे की चीज़ है, वो आपकी फिलर है। तो कोई एक दूसरे को रिप्लेस नहीं करती है, ये एक दोनों साथ में अच्छा काम करते हैं। सो बेसिकली फिलर्स जो होती है फिल करती है। तो आपके जो फैट पैड्स हैं, हमारी स्किन में 2 तरह के फैट पैड होते हैं, सुपरफिशियल और डीप। ये फैट पैड जैसे जैसे हम एज होते हैं श्रिंक हो जाती हैं और डिफ्लेट होती है ग्रेविटी से। तो आपने देखा होगा नीचे आ जाते हैं नीचे फेस की तरफ गिरता। तो इसको रीस्टोर करते हैं फिलर से। ये नेचुरल एनाटमी जो हमारी होती है, हम उसको रीस्टोर करते हैं। बहुत सारी लेयर्स में चेंजेस आ रही होती हैं, सिर्फ सुपरफिशियल पे नहीं, ऊपर से लेके नीचे तक बात करें तो स्किन, फेशियाई, आपके फैट पैड, आपके मसल्स, आपके बोन, हर लेवल पे चेंज हो रही है। तो हमें हर लेवल पे रिस्टोर करना है ना। सो हर लेवल पे रिस्टोर करने के अलग अलग तरीके हैं जो कि हम करते हैं। सो बोटॉक्स फिलर मोटे तौर पे, बोटॉक्स आपके रिंकल्स को ठीक करता है, फिलर आपके वॉल्यूम लॉस को ठीक करता है। और अगर हम बात करें लेज़र स्किन ट्रीटमेंट्स की, तो वो किस तरह की स्किन समस्याओं से हमें निजात दिलाते हैं, और लेज़र स्किन ट्रीटमेंट से क्या डरना चाहिए? लोग कहते हैं यूवी रेज होती हैं, कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, तो क्या डरना चाहिए हमें? क्या ये इफेक्टिव है? देखिए, डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। अब ये डिपेंड करता है आप जाते कहाँ हैं। इंपॉर्टेंट है आप कौन से सेंटर को चूज कर रहे हो, सेंटर से भी इंपॉर्टेंट है कौन से डॉक्टर को चूज कर रहे हैं। अब ये ट्रीटमेंट जो है, कौन सा डॉक्टर कर रहा है, उसकी एक्सपर्टाइज कितनी है, उसकी क्रेडेंशियल्स कितनी है, उस पर बहुत ज़्यादा वेरी करती है। सो अगर हम लेजर्स की बात करें तो वो बहुत अलग अलग तरीके के लेजर्स होते हैं। आपने सुना होगा लेजर हेयर रिडक्शन, वो डायोड लेजर, डिफरेंट लेजर्स होती हैं। फिर आपने सुना होगा कि ग्लास स्किन के लिए अर्बियम ग्लास लेजर या नॉन एब्लेटिव लेजर, एब्लेटिव लेजर। इसका मतलब है कि आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है, उनको चाहिए हमें रिजल्ट भी आए और पता भी ना चले। तो वैसे वाले लेजर्स भी हैं जिसमें कि डाउन टाइम बहुत ही मिनिमल होती है, बस थोड़ी सी रेडनेस आती है, लंच टाइम प्रोसीजर करते हैं, वो करा के जा सकते हैं, स्किन को रिजुवनेटेड लुक देती है। फिर एक लेजर होती है जो आपके पिगमेंट फॉर्मिंग सेल्स पे काम करती है, जैसे कि आपको मेलाज्मा है या आजकल पिगमेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होती है, जो हम कई बार मेकअप वेयर करते हैं तो हमारे फोरहेड पे पिगमेंटेशन आती है, नेक पे पिगमेंटेशन आती है, उसको करेक्ट करने के लिए पिगमेंटेशन करेक्शन वाली लेजर मशीनें भी होती हैं जो कि आपके पिगमेंट फॉर्मिंग सेल्स को दबाती हैं। अब ऐसे समझते हैं कि एक मशीन है और अब जब ये मशीन है तो उससे कुछ रेज निकल रहे हैं और टारगेट एरिया को हम टारगेट कर रहे हैं। अब जब हम बालों की बात करें तो हम उसमें क्रोमोफोर आपका पिगमेंट है, हम उसमें हेयर के अंदर जो पिगमेंट होती है उसको टारगेट करते हैं, तभी ये सिर्फ काले बालों पे काम करता है, वाइट हेयर पे नहीं काम करता। सो लेजर रिडक्शन में वो हो गया। फिर पिगमेंट आपके वेरी कर सकते हैं, अलग अलग मशीनों से अलग अलग पिगमेंट को टारगेट करते हैं, जिसको हम क्रोमोफोर कहते हैं। अलग अलग टारगेट चीज़ें होती हैं, पिगमेंटेशन की मशीन अलग होती है, करेक्शन की मशीन अलग होती है, स्किन ग्लो के लिए मशीन अलग होती है और हेयर रिडक्शन के लिए मशीन अलग होती है। अब ये USFDA अप्रूव्ड है या नहीं है, वो इंपॉर्टेंट है। अब जो डॉक्टर कर रहा है उसको ये टेक्नोलॉजी आती है कि नहीं है, एक्सपर्टीज है या नहीं, उनका इसमें कितना एक्सपीरियंस है, और अगर वो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं तो ऑफ कोर्स उनकी क्रेडेंशियल है कि वो ये चीज़ों को ऑलरेडी करते हैं और उन्हें आता है। तो आपको क्लिनिक का क्रेडेंशियल, आपको डॉक्टर की क्रेडेंशियल देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मशीनें भी। तो आप यूं ही किसी सैलून में जाकर और जो अपने आप को एक्सपर्ट कहते हैं ना करें, आप पहले अच्छे से देख लें, समझ लें कि आप जहां करवाने जा रहे हैं और जिससे करवाने जा रहे हैं उनके पास ये एक्सपर्टीज़ है कि नहीं, वो क्वालिफाइड है कि नहीं ये करने के लिए, और बहुत ज़रूरी है कि वो एस्थेटिक मेडिसिन के एक्सपर्ट हैं कि नहीं, वो अच्छे डर्मेट हैं कि नहीं। तो इन सब बातों का ज़रूर ख्याल रखें। पील्स की बात मैं करूँगी, पील्स को लेकर भी लोगों में ये है कि चलो महीने में एक पील करा लेना चाहिए या 15 दिन में एक बार पील करा लेना चाहिए, और जो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो केमिकल पील और ग्लाइकोलिक पील है। तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए, क्योंकि मैं देख रही हूँ आजकल बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट भी हैं मार्केट में जो बहुत
300-400 की बॉटल आती है, उसमें आप 10 बार पील कर सकते हैं, ऐसा कहते हैं। तो इसकी सच्चाई क्या है और क्या पील वाकई असरदायक होते हैं? अब देखो, अगर मैं बात करूँ तो पील्स जो होते हैं स्किन क्लिनिक में, आपकी 3000 से लेके 70,000 तक की पील्स होती हैं। इतनी वेरिएशन है। कहने का मतलब है इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी पील यूज़ हो रही है, आपकी स्किन को कौन से पील की ज़रूरत है भी या नहीं है, आपकी एज क्या है, आपकी स्किन कंडीशन क्या है, उन सब चीज़ों के हिसाब से आपका डॉक्टर आपके लिए पील चूज़ करता है। अब कई बार हम जब भी पील करते हैं तो पील के पहले हम प्राइमिंग करते हैं, स्किन को हम तैयार करते हैं। अब जब हम घर में पेंट करते हैं तो पहले प्राइमिंग होती है ना, तो स्किन के लिए भी सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सीधा जाके पील करा लिया, अब आपका डॉक्टर आपको पहले प्राइम करता है आपकी स्किन को, उसके लिए रेडी करते हैं, उसके बाद आपकी पील्स होती हैं। अब डिपेंड करता है क्या इंडिकेशन है। कुछ पील्स जैसे पार्टी पील्स वो नॉर्मली भी हो सकती हैं, उसके बाद के और पहले के बहुत सारे प्रिकॉशंस भी होते हैं जो कि दिमाग में रखना चाहिए। अब पील्स आपकी पिगमेंटेशन के लिए कर सकते हैं, ग्लो के लिए कर सकते हैं, एंटी एजिंग के लिए कर सकते हैं, जो कि डीप लेयर्स पे डीप पील्स होती हैं। तो ये स्किन की डेप्थ पे डिपेंड करती हैं। सुपरफिशियल पील्स होती हैं, मीडियम पील्स होती हैं और डीप पील्स होती हैं। आपकी इंडिकेशन के लिए आपके स्किन की क्वालिटी के हिसाब से, नीड के हिसाब से पील कौन सी की जाएगी डिसाइड की जाती है। डीप पील्स काफ़ी इफेक्टिव होती हैं बट ये काफ़ी डेंजरस भी होती हैं। तो डेंजर सिर्फ DIY डेंजर्स नहीं है, ये वाली डेंजर्स भी हैं। तभी स्किन क्लिनिक कौन सा है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो डीप पील्स के लिए बहुत प्रिकॉशन रखने की जरूरत है, क्योंकि कई बार हम ब्राउन स्किन है तो हमारी स्किन में पिगमेंटेशन की टेंडेंसी ज़्यादा होती है और सही तरीके से नहीं करी गई, अगर हमने उसके बाद सनस्क्रीन नहीं लगाया, हम सन में चले गए और हमने प्रिकॉशंस नहीं फॉलो किए तो उल्टे असर भी हो सकते हैं। तो पील्स जो होती है काफ़ी इफेक्टिव होती हैं, तो इंडिकेशंस के हिसाब से करी जाए तो बहुत असरदार होती है। और प्लीज आप खुद से मत सोच लीजिए कि आपको ग्लाइकोलिक पील की Home based जरूरत है। peels, होम बेस्ड पील बहुत ही लो कॉन्सेंट्रेशन में जो होम केयर पील्स होती हैं, जिसमें बेसिकली डिपेंड करता है प्रिस्क्रिप्शन स्ट्रेंथ और OTC प्रोडक्ट्स। तो OTC में स्ट्रेंथ कम होती है, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन स्ट्रेंथ आप खुद से मत लगाओ। कई बार अवेलेबल होती हैं चीज़ें इलीगल तरीके से, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि सब कुछ सस्ता है वो अच्छा है। कई बार आपको सस्ते के चक्कर में काफ़ी महंगी ट्रीटमेंट करानी पड़ सकती है। तो किसी तरह की थेरेपी लेने से पहले या किसी तरह के ट्रीटमेंट लेने से पहले कुल मिलाकर अपने डर्मेट से बात ज़रूर कीजिए। अब आते हैं PRP थेरेपी पर। खूब ज़्यादा इसका भी चलन है, लोगों से सुनती रहती हूँ मैं, हर दूसरा तीसरा PRP के बारे में बात करता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप डिटेल में बताएं इससे क्या है, ताकि लोगों के मिथ भी टूटें और सच्चाई भी पता चले। ये एक बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है, इसको हम पुअर मैन या लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं, क्योंकि हर बंदा बोटॉक्स फिलर नहीं कर सकता और कई बार PRP से आपकी स्किन के खुद की कोलाजन रीजनरेट करने की कैपेसिटी बढ़ती है। इसका फुल फॉर्म होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इंजेक्शन। अब ये समझते हैं कि आपके लिए पूरी ट्रीटमेंट में हम पहले ब्लड सैंपल लेते हैं, उसको हम एक सेंट्रीफ्यूज मशीन में रन करते हैं। अब वो जिस ट्यूब में डाली जाती है वो ट्यूब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उस ट्यूब में ऑलरेडी कुछ ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। अब ये दो तरीके की होती हैं, ओपन और क्लोज, उतनी डिटेल्स में नहीं जाते हैं। बेसिकली हम PRP का ब्लड सैंपल हम फिर सेंट्रीफ्यूज में रखते हैं, उसको हम एक पर्टिकुलर रेट पे रन करते हैं जिससे कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा ऊपर इकट्ठी हो जाती है। अब उसको हम स्किन में इंजेक्ट करते हैं। कई लोग इसको नीडलिंग से भी करते हैं, डर्मा रोलर से करते हैं, माइक्रो नीडलिंग RF के साथ कंबाइन करते हैं। इसको कई और ट्रीटमेंट्स के साथ भी कंबाइन किया जाता है, जैसे कि आजकल PDRN है, एक्सोसोम्स हैं, ये सारे नए मॉलिक्यूल्स हैं जिसको भी हम यूज़ करते हैं, जो कि आप स्किन की ऊपर की लेयर को टेक्सचर के लेवल पे काम करती है और PRP आपकी बॉडी की सेल्फ कोलाजन रीजनरेशन को इंक्रीज करती है। तो PRP भी जाहिर सी बात है एक्सपर्ट्स ही करते हैं और आप खुद से मत सोच के बैठिए कि आपके लिए कौन सा ट्रीटमेंट बेहतर है कौन सा नहीं। फिलर और बोटॉक्स पे मैं वापस आती हूँ। फिलर्स और बोटॉक्स जो वो करवाता है, क्या उसके शरीर में किसी तरह का बदलाव आता है जो नुकसान पहुँचा सकता है, या फिर इसके असर को हम कहें क्या लंबे वक्त तक रहता है? और अगर मैंने बोटॉक्स या फिलर्स कराए हैं तो इन फ्यूचर मुझे किसी तरह की कोई समस्या आ सकती है? ये बहुत ही सेफ ट्रीटमेंट है, इससे कोई डरने की बिल्कुल भी बात नहीं, क्योंकि काफ़ी स्टडीज़ हैं हमारे पास। और इम्पॉर्टेंट ये है कि कर कौन रहा है। मैंने पहले भी ये बात करी, अगर ये सही तरीके से की जाए तो एब्सोल्युटली डरने की कोई भी बात नहीं है, बहुत ही सेफ ट्रीटमेंट है। बोटॉक्स में आपके लाइंस का हम ध्यान रखते हैं, जैसे मैंने बात करी, और फिलर्स में आपके सैगीनेस का हम ध्यान रखते हैं। अब अगर हम ये करते हैं तो ये ट्रीटमेंट एडिक्टिव होती है। हर कोई अच्छा दिखना चाहता है। अब आपको अगर पता चल चुका है कि आप इतने अच्छे दिख सकते हो, यू विल नॉट सेटल फॉर लेस, सो इट्स एडिक्टिव इन दैट टर्म्स। हाउएवर
ये एजिंग को एक्सेलरेट नहीं करती। ऐसा नहीं कि हमने एक बार करा लिया तो फिर हमारी एजिंग जल्दी जल्दी हो रही है, ये बिल्कुल भी नहीं होता। बल्कि आप अगर रोक भी दोगे तो भी आप वैसे ही दिखोगे जैसे आप नॉर्मली दिखते, थोड़े से बेटर दिखोगे बिकॉज आपने ये करा हुआ है, तो मसल की ध्यान हमने पास्ट में करी हुई है, तो आप बेटर ही दिखोगे। बट आप रुक नहीं पाओगे क्योंकि आपको इतना अच्छा लगता है कि आप वो कराना चाहते हो। सेफ है, एब्सोल्युटली सेफ है। और बोटॉक्स और फिलर्स की बात करें, कितना लंबा हमें इम्पैक्ट मिलता है इसका? अगर हम रिजल्ट्स कितने लंबे टाइम के लिए होते हैं? बॉटुलिज्म टॉक्सिन की बात करें तो 4 to 6 मंथ्स चलती हैं ये। तो मैं यूजुअली रेकमेंड करती हूँ कि साल में 2 या 3 बार कराओ। फिलर्स आपके कहीं 9 मंथ्स to 18 मंथ्स तक लास्ट करती हैं, तो ये लॉन्जिविटी होती है। अगर हम स्किन बूस्टर की बात करें, जो कि आजकल एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो आपकी स्किन की एज को कम करता है। आपकी बायोलॉजिकल एज 40 है बट आपकी स्किन की एज 30 दिख सकती है। सो इन सारे ट्रीटमेंट करने से हम स्किन की एज कम करते हैं। स्किन बूस्टर्स आपकी स्किन में हाइलोनिक एसिड सुपरफिशियल लेवल पे इंजेक्ट करते हैं, जो कि आपकी स्किन की अपर मोस्ट लेयर में एक ग्लोई डोई लुक देती है। जैसे आपकी स्किन और प्रेजेंटेबल दिखती है, शाइनी लगती है। सो ये तीनों का ब्लेंड अगर हम करते हैं तो आपकी स्किन बहुत ही अच्छी दिखती है और कोई भी डरने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है इसमें। और खर्चा कितना आता है इसमें? बहुत इंपॉर्टेंट बात। खर्चा अब डिपेंड करता है कि आपको मारुति चलानी है BMW। सो मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि खर्चे से एक तो प्रोडक्ट ये कॉस्टली होते हैं क्योंकि ये बाहर से आते हैं और ये महंगे प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर हम टॉक्सिन की बात करें तो कहीं ना कहीं 400 से 500 रुपीज़, 400 to 500 रुपीज़ पर यूनिट वेरी करता है, प्लस GST ऑफ कोर्स। और अगर हम फिलर की बात करें तो कहीं ना कहीं ये ऑफ कोर्स ये वेरिएबल है। मैं अच्छे प्रोडक्ट्स की बात कर रही हूँ, ये अबाउट 30 to 60,000 रेंज करती है। और कुछ और ट्रीटमेंट्स जो हैं उनके बारे में सुना जा रहा है, लिखा जा रहा है और बहुत सारा सोशल मीडिया पे ज्ञान भी चल रहा है। हीफू ट्रीटमेंट्स की बात लोग करते हैं, जैसे आपने शुरू में भी बताया था। इस तरह के कई और ट्रीटमेंट्स हैं जो एंटी एजिंग लोग इनको बोलते हैं और कहते हैं ज़्यादा ब्यूटीफुल और बहुत शार्प और बहुत अच्छी दिखती है स्किन और शार्प जॉ लाइन एंड ऑल। तो इन सारे ट्रीटमेंट्स के बारे में थोड़ा बताइए आप हमें। जैसे हाईफू ट्रीटमेंट होता है, तो अगर मान लो हम किसी की बात करें, किसी की बहुत ब्रॉड फेस है, तो इस ट्रीटमेंट से हम उसको डिफ्लेट कर सकते हैं। अब हम बिना सर्जरी के उसको हम पतला बना सकते हैं। अब ये बात हम इंजेक्शन से भी कर सकते हैं, बट इससे हम मशीन से भी कर सकते हैं। अगर किसी को फियर है कि हमें इंजेक्शन नहीं करना है, तो हाईफू से हम आपके जॉ बोन को श्रिंक कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली हम कोलाजन रीजनरेट करते हैं, थोड़ी फैट पैट की श्रिंकिंग भी होती है इसमें, और फैट लॉस होता है थोड़ा, और ये हम जॉ की शेपिंग कर सकते हैं, आपकी कोलाजन रीजनरेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। सो ये हाईफू होती है। वैसे एक और ट्रीटमेंट होती है थर्माज, उसमें भी सिमिलर चीज़ें करते हैं। अब उसके आगे हमारे पास बहुत सारे लेजर्स या एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस होती हैं, जो आपकी बिना सर्जरी के एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस से आप स्किन की रिजुविनेशन कर सकते हो, आपकी कोलाजन जनरेशन इंक्रीज कर सकते हैं। अब उसमें एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस है जो आपकी स्किन में जाती हैं मल्टीपल ग्रिड्स बना के, और उसमें लेज़र रेज हम डिलीवर करते हैं जो आपकी कोलाजन को रीजनरेट करती है। तो ये सारी ट्रीटमेंट बेसिकली आपकी स्किन को नॉन सर्जिकली बेटर बनाती हैं। अब अगले सवाल पर आते हैं कि एक स्किन फ्लडिंग और ग्लेज्ड डोनट स्किन जैसे जो टर्म्स हैं वो भी सुनने को मिलते हैं और सोशल मीडिया पे खूब ज़्यादा वायरल हैं। ये होते क्या हैं और क्या ये कोई सीरियस स्किन कंडीशन है? क्यों होते हैं ये? आपने खुद ही बताया वायरल ट्रेंड है, तो सवाल में ही जवाब छुपा है। वायरल ट्रेंड मतलब कुछ भी हम देख के हम उसको फॉलो कर रहे हैं, हम दिमाग नहीं लगा रहे हैं, हम बस फॉलो कर रहे हैं ट्रेंड। जस्ट बिकॉज किसी ने उसके बारे में बात करी है, किसी ने सो कॉल्ड कहा है कि हमारी स्किन उसको देख के अच्छी हो गई, शायद वो फिल्टर लगा के ही बैठी थी, आपको नहीं पता। अगर हम ओवर हाइड्रेट करते हैं, जैसे स्किन में फ्लडिंग करते हैं, खूब सारी चीज़ें लगाते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, हम 7 स्टेप रूटीन करते हैं, हम खूब मॉइस्चराइजर लगाते हैं, हम हाइलोनिक एसिड भी लगाते हैं, हम यूरिया भी लगाते हैं, ग्लिसरीन भी लगाते हैं, हम ह्यूमेक्टेंट बहुत सारे लगा रहे हैं। इन सब चीज़ों से बहुत हाइड्रेटेड फेस अगर हो जाती हैं और कई बार वो आपके स्किन के पोर्स को भी क्लॉग कर देती हैं, तो उससे आपको एक्ने, बहुत सारे और भी कंसर्न हैं जो आ सकते हैं। सेंसिटिविटी हो सकती है आपको प्रोडक्ट से, आपको एक्ने हो सकता है, आपकी स्किन में इरिटेशन हो सकती है, इचीनेस हो सकती है, रेडनेस हो सकती है। तो ये सारे कंडीशंस आ सकते हैं जो कि आपने अच्छा बनाने के चक्कर में और ख़राब कर लिया है। तो ये वायरल ट्रेंड्स को कभी भी फॉलो नहीं करना चाहिए। अब डोनट फेस की बात करें तो बेसिकली आजकल ओवर फिलिंग सिंड्रोम, फेशियल ओवर फिलिंग सिंड्रोम एक टर्म है जिसमें खूब सारा फिलर लगा लिया है और
फेसेस ऐसे डिस्टॉर्टेड फेसेस घूम रहे हैं जिसमें आपको दिखता है कि वो बिल्कुल ही स्वोलन है, हर कुछ भर दिया गया है, मतलब आंखें भी पूरी तरह से खुल नहीं बहुत रही ही हैं। आर्टिफिशियल दिखता है वो। एग्जैक्टली, बट पीपल आर गेटिंग एडिक्टेड टू इट। सो एज अ डॉक्टर हमारा जॉब है कि हम उसको बिल्कुल भी एडवाइस करें पेशेंट को। अब ये वो बात नहीं है कि आप होटल में गए हो, आपको ब्लैक कॉफ़ी चाहिए या माचा चाहिए, यू हैव टू आस्क द डॉक्टर विच इज़ गुड फॉर माई स्किन। It's not so much of consumer based approach, right? Because there's a lot of science involved, there's human anatomy involved to it. Exactly. So you should trust your doctor for their expert opinion and don't go, it's not like a Gucci bag you're shopping, right? So it's your own face, and doctor who studies the aesthetics is going to tell you which is the best treatment for you. So आपको इसमें डॉक्टर का एडवाइस कर लेना चाहिए। आजकल मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं जिसमें हम उनके फिलर्स को एक्चुअली हम कॉम्प्लिकेटेड केसेस कर रहे हैं, उसमें हम उसको लाइज करते हैं, पहले हम उसको तोड़ते हैं, मतलब जो फिलर ऑलरेडी भरी हुई फेसेस उसको हम तोड़ते हैं और फिर हम रीस्टोर कर रहे हैं फेसेस को, क्योंकि इतनी डिस्टॉर्टेड हो गई हैं फेसेस आजकल। तो आजकल लोगों में ये अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डॉक्टर के ऊपर ट्रस्ट करो कि क्या करना चाहिए, रादर देन कि आप अपनी एक इंस्टाग्राम की फिल्टर बेस्ड इमेज लेके घूमो कि हमें तो ऐसा ही दिखना है। Exactly. और इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करो, उससे बेहतर है कि आप अपनी स्किन से, अपने चेहरे से, अपनी सेहत से तो खिलवाड़ ना करें, कम से कम अपने डॉक्टर की ज़रूर सुनिए। बेबी बोटॉक्स के बारे में भी आजकल मैं बहुत सुन रही हूँ, होता क्या है? सेम चीज़ें हैं, बेबी का मतलब छोटा फॉर्म, राइट? सो बेबी बोटॉक्स का मतलब छोटे कॉन्सेंट्रेशन में या इंक्रीज डाइल्यूशन करके हम सेम चीज़ों को लगा रहे हैं। तो उसी बॉटुलिज्म टॉक्सिन को हम डाइल्यूट करके और स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन में यूज़ कर रहे हैं, जिससे वो अगर 10 रिजल्ट देता है तो 10 नहीं 5 देगा। मतलब वो पूरा फ्रोजन लुक नहीं आती है, सॉफ्टर अपीयरेंस आती है, नेचुरल लगता है। करना सबको है और दिखना नेचुरल है, और रिजल्ट भी अच्छा वही है जो नेचुरल दिखे। अगर आपने जिस डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराई है और लोगों को पता चल जा रहा है कि आपने बहुत कुछ कराया है, इसका मतलब द डॉग हैज नॉट डन अ गुड जॉब, इट शुड लुक नेचुरल। और बेबी बोटॉक्स भी बिल्कुल सेफ है? एब्सोल्युटली। अगले सवाल पर बढ़ते हैं, DIY को लेकर। घर में जो भी हम इस्तेमाल करते हैं DIY, फेस पैक, पील्स, जैसा कि पहले हमने बात की, और बहुत सारे डर्मा रोलर्स, गूशा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें चली हैं, तो क्या ये प्रोफेशनल ट्रीटमेंट्स की जगह ले सकते हैं और क्या वाकई ये इफेक्टिव होते हैं? ये टेम्पररी हैं। अब आप गुआशा और फेशियल मसल्स एक्सरसाइजेस की बात करें तो ये आपके मसल्स की एक्टिविटी को इंक्रीज कर रही है, सर्कुलेशन बढ़ा रही है, ऑफ कोर्स अच्छी है, बट ये टेम्पररी है और एब्सोल्युटली रिस्टोरेटिव नहीं है। तो ये शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, बट एब्सोल्युटली रिस्टोर नहीं कर सकती आपकी स्किन को। जितनी आपकी इंडिकेशन है उतना सब कुछ ये कवर नहीं कर सकती। टेम्पररी बेनिफिट देती है, ऑफ कोर्स। हम एक्सरसाइज करके आते हैं, हमारे स्वेट हो जाता है और हम फ्रेश लगते हैं, सो वो एक अलग चीज़ होती है, बट ये आपकी नीड्स ऑफ रिस्टोरेशन थेरेपीज को रिप्लेस नहीं कर सकती। हमने किचन में दूध में दही मिला लिया, हल्दी मिला लिया और हमने फेस पे लगा लिया और हम सोचेंगे कि एब्सोल्युटली सेफ है, तो ये कुछ DIY डेंजर्स है जो मैं लोगों को बताना चाहूँगी। हर चीज़ जो किचन में है वो सेफ़ नहीं है और हर DIY सेफ़ नहीं है। कुछ डेंजर्स भी होते हैं जो हम देखते हैं। अगर आपने लेमन लगा लिया फेस पे, अपने पिंपल पे, जो कि बहुत यूट्यूब पे लोग बात करते हैं इसके बारे में, बहुत अच्छा मानते हैं, और हमारे पास पेशेंट्स आते हैं उसके साथ बर्न लेकर के, तो उन्होंने लेमन लगा लिया। एक तो आप समझिए उसका pH अलग है, करेक्ट? आपने उसको लगाया, उसके बाद आप धूप में निकल गए, आपको फाइटोफोटोडर्माटाइटिस हो सकती है, आपको केमिकल बर्न हो सकता है उसकी वजह से। तो ये नहीं मान लेना चाहिए कि सब कुछ जो किचन में है सेफ है। उस प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है और आपकी स्किन उसके लिए बनी है कि नहीं है। तो आपको हमेशा पैच टेस्ट करना चाहिए उसको यूज़ करने के पहले, और स्पेशलाइज्ड लोग हैं इस फील्ड में, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। हाँ। अच्छा, जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं डॉक्टर रश्मि, उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की बात अगर हम करते हैं तो बहुत सारी लेयरिंग, आजकल 5 लेयरिंग 6 लेयरिंग का स्किन केयर सेशन होता है लोगों का, सुबह का अलग, दोपहर का अलग, रात का अलग। उससे लेकर आप सटीक और सही जानकारी दीजिए। क्या इतनी लेयरिंग करना, इतने एक्टिव्स यूज़ करना और पता भी नहीं कि आपने कोजिक के साथ पेप्टाइड भी लगा लिया, रेटिनॉल भी लगा रहे हैं आप, ये सारी चीज़ें मिक्स करके लगा रहे हैं, और ये आपके लिए सेफ़ है कि नहीं? एक लाइन में बोलना चाहूंगी, लेस इज मोर, एंड ओवर लेयरिंग इज नॉट समथिंग विच वी एडवाइज। किसके साथ क्या कंबाइन करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अच्छे दिखने के चक्कर में और बुरे तो नहीं बन सकते, करेक्ट? तो किस प्रोडक्ट को किसके साथ कंबाइन करना है। ओवर लेयरिंग की वजह से आपको नॉर्मल स्किन में पिंपल्स आ सकते हैं,
पिगमेंटेशन की कंसर्न हो सकती है। स्किन आपकी आजकल एक बहुत ही कॉमन एंटिटी जो हम सारे डर्मेटोलॉजिस्ट एक्सपीरियंस कर रहे हैं, स्किन सेंसिटिविटी सिंड्रोम जो आजकल देखी जाती है, जिसमें आपके ड्राइनेस हो जाती है, फ्लेकीनेस हो जाती है, स्किन में इचिंग हो जाता है, स्किन रेड हो जाती है, ये इसी के बाई प्रोडक्ट है, क्योंकि आपने इतनी सारी चीज़ें लगा के अपनी स्किन को अब्यूज़ करी है। कुछ कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी नहीं साथ में लगाने चाहिए और कुछ कॉम्बिनेशन साथ में अच्छा काम करती हैं। बहुत सारे प्रिपरेशन है जिसमें बहुत चीज़ें मिली हुई होती हैं, तो ये मिलावट क्रीम कई बार जो हम लगाते हैं वो स्किन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग डैमेज कर सकती है, जो कि बाद में आपको पिगमेंटेशन कंसर्न दे सकती है, आपको सेंसिटिव स्किन हो सकता है, आपको रोजेशिया हो सकता है। सो ये मुझे लगता है कि ये नहीं करना चाहिए। सिंपल है, आपकी एज अगर 20 to 30 के बीच में है, सिर्फ एक फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन आपके लिए सब कुछ है। लेकिन ये अच्छा होना चाहिए आपके स्किन के टेक्सचर के हिसाब से होना चाहिए। आप एक बार डॉक्टर से अपनी रूटीन होम केयर के पहले, क्या हमें घर में भी क्या करना है, क्या प्रोडक्ट चूज करना है, क्योंकि आजकल ओवर इन्फॉर्मेशन इज अ प्रॉब्लम। तो सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन कैसे करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना चाहना ये भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप डर्मेटोलॉजिस्ट की हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको स्किन ट्रीटमेंट्स नहीं करानी तो डॉक्टर को आप सिर्फ रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स बोल सकते हैं, आप वो उनकी प्रिस्क्रिप्शन स्ट्रेंथ कॉन्सेंट्रेशन यूज़ करिए, आपकी स्किन इसमें भी काफ़ी अच्छी लग सकती है। अगला सवाल कि क्या नेचुरल फिलर्स बिना कोई विकल्प मौजूद है? बिना किसी सिंथेटिक इंजेक्शन के हम चेहरे को वॉल्यूम दे सकते हैं? नेचुरल फिलर्स तो आप नहीं कर सकते हैं, आप बायोस्टिमुलेटर्स आजकल अवेलेबल हैं। आजकल पीपल आर मूविंग फ्रॉम फिलर इंजेक्शन टू बायोस्टिमुलेटर्स, जो कि आपकी स्किन की रीजनरेशन कैपेसिटी को इम्प्रूव करती है, तो आपकी स्किन की कोलाजन बनने की रेट को बढ़ा देती है और आपकी स्किन की हीलिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करती है। इन चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं आजकल हम। तो मैं देख रही हूँ कि आजकल बहुत सारे बायोस्टिमुलेटर्स और स्किन बूस्टर्स, हम बहुत सारा ट्रीटमेंट जो कि पीआरपी की बात करी हमने, ये सारी आपकी स्किन की क्वालिटी को इम्प्रूव करती हैं और ये नेचुरल रिजल्ट देता है आपको। हम फिलर्स की भी बात करें तो फिलर अगर अननेचुरल लग रहा है तो वो अच्छे से किया नहीं गया है। सो इम्पॉर्टेंट है कि आपके नेचुरल तरीके से फिलर करी गई है और आपको कभी भी कॉपी पेस्ट फेसेस नहीं बनाना है। आपको आपका बेस्ट वर्जन दिखना है, आपको आपकी फ्रेंड के जैसी या आपकी किसी और के जैसे नहीं दिखना है, क्योंकि कुछ लोगों पे लंबा फेस अच्छा लगता है, कुछ लोगों पे राउंड फेस अच्छा लगता है। आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपकी बैकग्राउंड क्या है, आप लॉयर हो, आप टीचर हो, आप साइकोलॉजिस्ट हो, आप डॉक्टर हो, आपके प्रोफेशन के हिसाब से आपके लुक्स भी सूट करने चाहिए। सो ये सारी चीज़ें एक डॉक्टर को, डर्मेटोलॉजिस्ट को बहुत अच्छे से पता होता है। सो हमारे ओपिनियन में हम आपको बेस्ट ऑप्शन बता सकते हैं कि आप कैसे बेस्ट लग सकते हो। हालांकि आजकल बहुत सारे AI बेस्ड ऐप्स भी आ गए हैं जिसमें लोग आजकल पिक्सल कट नोज़ जॉब करके देखते हैं कि हमारी शार्प नोज़ कैसी लगेगी, हमारी शार्प चिन लंबा हम पे कैसा लगेगा। थोड़े हद तक वो आपको एक आइडिया देती हैं कि आप अपने बेटर कैसे लगोगे। सो हमारे लिए ईजी है क्योंकि हम उनको ऐसा पिक्चर्स दिखा के उनको हम समझा सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस आप पे सूट करेगा और क्या नहीं करेगा। शादी के पहले बहुत सारी तैयारियां लोग करते हैं और सिर्फ दूल्हा दुल्हन नहीं करते, उनके परिवार वाले, उनके दोस्त करते हैं। तो किस तरह के एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स हमें शादी के वक्त लेनी चाहिए? उससे कितने वक्त पहले ले लेने चाहिए ताकि अच्छा इम्पैक्ट दिखे उस दिन? देखिए, कोई भी मैजिक नहीं कर सकता, कोई भी डॉक्टर। तो आपको टाइम तो चाहिए। जो इतने सालों की जो आपकी स्किन में डैमेज हो रखी है या नॉर्मल स्किन भी है, मान के चलते हैं, तो रीस्टोर करने में टाइम लगता है। तो मैं कारा स्किन क्लिनिक में हम यूजुअली एक प्लान है हमारा जो 6 मंथ्स और 3 मंथ्स बिफोर द वेडिंग है, जिसमें हम 6 मंथ्स के पहले आपको हम बताते हैं, क्योंकि सिर्फ स्किन ट्रीटमेंट ही नहीं है, आपकी लाइफस्टाइल पे भी वर्क करना पड़ेगा, आपको आपके स्ट्रेस लेवल का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको आपके जिमिंग, एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी डाइटरी पैटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी स्लीप की रिदम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब कुछ पे हम एक होलिस्टिक अप्रोच बताते हैं, जिसके हिसाब से एक टेलर मेड अप्रोच है जो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। उस तरीके से हम उनको एक फ्रेम देते हैं, एक जर्नी देते हैं और अलग अलग टाइम पे हम उनकी ट्रीटमेंट्स प्लान करते हैं। तो ये टोटल 6 मंथ्स का प्लान होता है और 6 मंथ पे ऑन योर वेडिंग डे वी ट्राई टू मेक यू लुक योर बेस्ट वर्जन। और ये भी जो है 6 मंथ्स की बात की तो सिर्फ स्किन ट्रीटमेंट्स या एस्थेटिक मेडिसिन ट्रीटमेंट से नहीं होगा, बहुत ज़रूरी है आप एक्सरसाइज और डाइट के साथ अपने सोने का भी और स्ट्रेस लेवल का भी ख्याल रखें। जो स्किन है और जो एजिंग है, इस उम्र के साथ साथ स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके लिए कौन सा ट्रीटमेंट आपको लगता है कि सबसे प्रभावी है और सबसे इम्पैक्टफुल है? लोग
बहुत इजी गोइंग भी है और हमारी जो कंट्री है उसमें लोगों को समझाना भी बड़ा मुश्किल है उनको जो चाहिए वही चाहिए, लेकिन उनके लिए बेहतर है, जो नुकसान नहीं है जिसके। मैं ये बहुत ज़्यादा बोलती हूँ लड़कियों को, मेरे पास आती है, मैं उनको कहती हूँ यू शुड अर्न योर बोटॉक्स, यू नो, you have to work slog down to reach a level, work your best so that you can sponsor your own skin treatment. तो सिंपल सी लैंग्वेज है, 25 साल तक ये हो जाता है कार्यक्रम तो 25 ऐसा कोई मैजिक नंबर नहीं है जिसके बाद ये शुरू करना है, बट यूजुअली हम देखते हैं कि आपकी स्किन की एज कितनी है। आपकी बायोलॉजिकल एज हो सकता है 40 हो, लेकिन आपकी स्किन की एज हो सकता है 25 हो। वो स्किन कैसी दिख रही है उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। रफली अगर माने तो 22 से 25 के अराउंड, 25 to 30 के बीच में हम ये चीज़ें शुरू करते हैं। लेकिन ये अचानक नहीं होता, आपको लंबे वक्त तक अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, Exactly. तब हो सकता है 40 के एज में आपकी स्किन जो है 25 और 30 के आसपास दिखे। तो आप ये सोचो कि आप गए हो आज डॉक्टर के पास और आपने कहा कि मेरी स्किन बहुत बेहतर हो जाए, उसके लिए एक लंबा वक्त चाहिए, आप प्रॉपर स्किन केयर होना चाहिए। अगले सवाल पर चलते हैं। पिगमेंटेशन और एक्ने स्कार्स और डल स्किन के लिए कौन सा आधुनिक ट्रीटमेंट है जो आप लोगों को सजेस्ट करेंगी कि सेफ है, आप जा सकते हैं इसके साथ? एक्ने स्कार दो तरीके होते हैं, एक आपकी कलर चेंज होती है, एक टेक्सचर चेंज होती है। कलर चेंज मतलब पहले एक्ने जब दाग देती है तो वो जाने के बाद रेड कलर हो जाता है, फिर वो ब्लैक हो जाता है। अब इस स्टेज पे हम क्रीम से इसको ठीक कर सकते हैं और थोड़ी देर तक सुपरफिशियल पील से इसको हम करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर उस एक्ने में अगर बहुत बड़ा पिंपल होता है तो इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा होती है, वो डीपर स्ट्रक्चर्स को भी इन्वॉल्व करता है, नोड्यूल बन जाती है, तो वो एक स्किन में हम ऐसा मान के चले कि स्किन को नीचे से खींचती है तो खड्डे दिखते हैं। अब वो खड्डे किसी भी क्रीम से ठीक नहीं हो सकते, उसको हम लेजर से ठीक करते हैं। जैसे माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रिक्वेंसी डिवाइसेस होती हैं जिसमें गोल्ड प्लेटेड नीडल्स होते हैं जो आपके स्किन के अंदर आती हैं और वो एडिशंस को ब्रेक करती हैं और आपकी अपनी कोलेजन को जनरेट करती हैं। सो इन ट्रीटमेंट से जैसे MNRF हो गया, आपके डर्मा रोलर्स हो गए, ये सारी ट्रीटमेंट आपकी स्किन की जो डेप्थ होती है, जो आपकी स्किन में जो टेक्सचरल प्रॉब्लम होती है उसको रीस्टोर कर सकती है अप टू 60 to 70%। लेकिन एक सेशन में कुछ नहीं होता है, यू हैव टू टेक 6 to 7 सिटिंग, समटाइम इवन 10। तो आजकल जैसे कि ये प्रोफेशन आजकल ऐसा है कि लोगों को कई बार काफ़ी स्क्रीन पे रहना पड़ता है, तो उस प्रोफेशन में आपको प्रेजेंटेबल होना पड़ता है। और स्कार्स के लिए एक्चुअली मैंने ये देखा भी है कि एयरलाइंस वाले कहते हैं डर्माटोलॉजिस्ट से मिलो और ये 1 महीने के अंदर ठीक करके आओ। मुझे ये समझ नहीं आता है कि ऐसा 1 महीने का डेडलाइन हो ही नहीं सकता। वी नीड एटलीस्ट 3 months टू करेक्ट इट। तो ये सारे ट्रीटमेंट में टाइम लगता है, ये कुछ भी मैजिकल नहीं होता, रीस्टोर हो जाता है। 60 to 80% तक हम रीस्टोर कर सकते हैं इसको, लेकिन इसके लिए भी आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, टाइम लगता है, 3 to 6 months। एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स जो हैं कौन सी एज से लोग करवा सकते हैं कि सेफ होता है उनके लिए? क्या बहुत यंग लोग भी करवाते हैं? देखिए, एस्थेटिक ट्रीटमेंट का मतलब है बेहतर दिखना। अगर हम 14-15 साल के बच्चों की बात करें तो उनको पिंपल्स होता है, उनकी पर्सनालिटी अफेक्ट हो जाती है उसकी वजह से। इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। आपके लिवर में क्या चल रहा है आपको दिखता नहीं है, हो सकता है थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मैंने लोगों को फ्रस्ट्रेट होते हुए देखा है बच्चों को। Exactly, it has a lot of psychological impact. Thanks to the parents, nowadays they are aware and they bring their children for acne. We can absolutely restore the skin. अब उसमें अगर एस्थेटिक की बात करें तो एक फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, राइट प्रोडक्ट से ही काम बन जाता है, बस उतना ही एस्थेटिक्स है उनका। आगे की बात करें 20 साल के बाद अगर उनके स्किन में थोड़े थोड़े लाइन बनने शुरू हो जाते हैं तो हम स्किन बूस्टर्स या बेबी बोटॉक्स जिसकी हमने बात करी कि हम आजकल ये प्रिवेंटिव थेरेपीज हैं। ऐसा नहीं है कि पेशेंट्स आते हैं कहते हैं हम तो अभी 20 के ही हैं, 30 के ही हैं, हमको कैसे टॉक्सिन लेना है, हम तो 40 में सोचेंगे, तब तक तो लाइंस आ जाती हैं। तो आपको ये प्रिवेंशन करना है इनसे, तो ये प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है, तो आपको इस एज में स्टार्ट कर देना चाहिए। सो अगर हम मान के चलें कि 25, मिड-20s, 30s में ये चीज़ें शुरू कर सकते हैं। एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स क्या पूरी तरह से सुरक्षित हैं? साइड इफेक्ट्स भी हैं इसके? देखिए, बहुत तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं। अब आप जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो वो USFDA अप्रूव्ड है या नहीं है, वो मतलब इलीगल प्रोडक्ट तो नहीं है, चीपर प्रोडक्ट तो नहीं है, क्योंकि ये प्रोडक्ट महंगे होते हैं और ये USFDA अप्रूव प्रोडक्ट ही यूज़ करने चाहिए। और आपके फेस को लेके आपको प्राइसिंग पे नहीं जाना चाहिए, स्किल्स इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड स्किल इज़ एक्सपेंसिव। सो ये प्रोडक्ट अगर सही तरीके से की जाए तो सेफ होती हैं। तभी आपको एक डर्माटोलॉजिस्ट जो कि प्रॉपर डर्माटोलॉजिस्ट है, बोर्ड सर्टिफाइड और जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस है,
वो डॉक्टर आपके लिए सही जॉब करेंगे, तो आपको डॉक्टर सही सेलेक्ट करना है, इंपॉर्टेंट ये है, और प्रोडक्ट तो ऑफ कोर्स है ही। और क्वालिफाइड लोगों के पास ही चाहिए, सैलून में मत कराइए। आप जब भी किसी को कोई ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं या सलाह देते हैं कि आपको ये करवाना है, तो क्या उसके पहले कोई टेस्ट होते हैं, कोई मेडिकल कंडीशन होती है जो बेहतर होनी चाहिए? एब्सोल्युटली बहुत सारे ट्रीटमेंट्स जो होती हैं वो सेफ़ होती हैं, जो कि सुपरफिशियल लेवल पे हैं, तो उसके लिए टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन बहुत सारी ट्रीटमेंट, अगर कोई डायबिटिक है, अगर कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, या बहुत सारी ऐसी और भी कंडीशंस हैं, तो उनका एक सेफ्टी चेक होता है। कुछ लोगों को बोtulinum टॉक्सिन से सेंसिटिविटी होती है, एलर्जिक रिएक्शन हो जाते हैं, तो ये चीज़ों को हम नोट करके रखते हैं, बेसिक रूटीन ब्लड टेस्ट करते हैं, और उसके बाद हम ये ट्रीटमेंट यूजुअली डिसाइड करते हैं। अब इसमें कई बार ये इंपॉर्टेंट होता है कि पेशेंट की एज क्या है, क्योंकि ये तो हर एज में कर रहे हैं। अब यंगर पेशेंट में हम ज़्यादा सेफ फील करते हैं, क्योंकि उनकी यूजुअली वो एलिमेंट्स आती नहीं है, ना तो वो डायबिटिक होगा, ना वो यूजुअली हाइपरटेंशन नहीं होता है, हालांकि आजकल अर्ली भी हैं, पर ये सारी प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग होती है हमारे क्लिनिक में। तो हमारे एक प्रोटोकॉल है जो हम कारा में फॉलो करते हैं, जिसके हिसाब से हम गाइडलाइंस और सारी सेफ्टी चेक सब कुछ करके फिर हम पेशेंट को एनरोल करते हैं। फिर हम उनको सारी ट्रीटमेंट एक वॉक थ्रू जर्नी देते हैं, उनको शेयर किया जाता है कि क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, क्या करनी है। तो सेफ्टी तरीके से अगर सब कुछ करी जाती है तो रिजल्ट बहुत ही ब्यूटीफुल होता है और नेचुरल होता है। और जो ये एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स होते हैं, उनके रिजल्ट्स मिलने में कितना वक्त लगता है? इंस्टेंट होता है ये, तभी ये इतना एडिक्टिव होता है। आप एक अच्छी सी पार्टी पील कराओगे, लेज़र टोनिंग कराओगे, और आपकी स्किन में अच्छा सा ग्लो आता है, तो ये इसीलिए इतना एडिक्टिव होता है। लेकिन अगर बोटॉक्स, फिलर्स और इसमें हाइफू थोड़ा की टाइम बात लगता करें, है। हाइफू की बात करें तो 3 महीने का टाइम लगता है, फिलर की बात करें तो 1 महीने में आपको रिजल्ट दिख जाता है। और एक और ट्रीटमेंट होता है जिसमें थ्रेड डाले जाते हैं स्किन में, थ्रेड लिफ्ट कहते हैं। उसमें भी आपको शुरू में तो थोड़ी स्वेलिंग आती है, तो आप पेनफुल ये भी है थोड़ा। पेनफुल भी है। 1 महीने के टाइम में इसका पीक इफेक्ट आता है। ओके। और लेकिन जो मेडिफेशियल्स हैं उनके इफेक्ट तुरंत दिखाई देते हैं? मेडिफेशियल्स बहुत सेफ है, वो आपका लंच टाइम ट्रीटमेंट है, उसकी इफेक्ट इमीडिएटली आ जाती है, और ये मैजिकल रिजल्ट भी देती है। बट डिपेंड करता है कि आपके होम बेस्ड प्रोडक्ट्स आप क्या क्या भी लगाते हो, आप प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हो, या सिर्फ एक बार में तो मैजिक नहीं हो सकता। आपकी अंडरलाइन कंडीशन कैसी है, तो इसमें भी एज फैक्टर मैटर करता है? ये हर एज के लिए सेफ है, तो सेफ्टी वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रिजल्ट अगर एज कोई वर्जन फेस है जिन्होंने कुछ भी नहीं कर रखा है और मेंटेन भी नहीं कर रखा है, तो उनमें रिजल्ट देना थोड़ा मुश्किल होता है, पहले उनकी प्राइमिंग करते हैं। और अगर कोई जो वेल मेंटेन फेस है तो उनके लिए हमें थोड़ा ईजी होता है। अब मैं आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछूंगी जिसका जवाब आपको ट्रूथ और मिथ में देना है। एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स एक बार करवाने के बाद हमेशा करवाना पड़ता है, मिथ है या ट्रुथ है? इसका दोनों ही आंसर है। ट्रुथ इसलिए है क्योंकि एक बार अगर करा लिया तो ये एडिक्टिव होती है। मिथ इसलिए है क्योंकि अगर नहीं कराया तो ये एजिंग को एक्सेलरेट नहीं करती। आपकी जो आप फिर भी अच्छे से ही एज होगे, बट ऑफ कोर्स ये वो रिजल्ट नहीं देगी जो आपको मिल सकता है। लेजर स्किन ट्रीटमेंट्स क्या स्किन के लिए हानिकारक होते हैं? एब्सोल्युटली नो। मिथ। डर्मल फिलर्स के बाद चेहरा आर्टिफिशियल सा दिखने लगता है, प्लास्टिक का बना हुआ? डिपेंड करता है किया किसने। अगला, बोटॉक्स से चेहरा फ्रीज हो जाता है, ट्रुथ और मिथ? फॉल्स। मिथ। पीआरपी से परमानेंट हेयर रीग्रोथ पॉसिबल है, ट्रुथ और मिथ? ट्रुथ। प्रोवाइडेड ग्रेडिंग ऑफ हेयर लॉस कितनी है, इस पे भी डिपेंड करता है। अच्छा, अब मैं आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछूंगी जिसका जवाब आपको एक वर्ड में देना है। एक स्किन केयर जो हर किसी को फॉलो करना चाहिए, चाहे वो 30 से पहले की एज में हो, उसके बाद में हो, कोई एक ऐसा स्किन प्रोडक्ट? सनस्क्रीन। कोई एक ऐसी चीज़ जो आपकी स्किन को नेचुरली हाइड्रेट रखेगी, उसका इस्तेमाल आपको करना ही चाहिए हर रोज़? मॉइस्चराइजर। स्किन के लिए कोई एक ऐसा सुपर फूड जिससे आप लोगों की मेहनत कम हो जाए, डर्मेट्स की लोगों को फ़ायदा मिले? मैं कहती हूँ ईट योर स्किन केयर। आपकी डाइट में अच्छे वाले फैट होने चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए। कुछ इंग्रेडिएंट्स जो हम रिकमेंड करते हैं, एवोकाडो होना चाहिए आपके डाइट में, कैरेट्स होनी चाहिए आपके डाइट में, विटामिन्स एंड मिनरल के लिए आपके लिए फ्रेश लीवी वेजिटेबल्स होनी चाहिए। सीड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, ये सीड्स का एक मिक्सचर बना लो, उसको रोस्ट करके यू कैन जस्ट हैव इट ऑन द गो। सो ये इंपॉर्टेंट फूड इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी स्किन को बहुत अच्छा रखती हैं। कोई एक ऐसी आदत जिससे आपकी स्किन बहुत हेल्दी, ग्लोई और ब्यूटीफुल रहेगी? हेल्दी खाना खाओ।
तो एस्थेटिक मेडिसिन ट्रीटमेंट्स आप ले सकते हैं, ये पूरी तरह सेफ है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप किससे लेते हैं। हमेशा एक्सपर्ट्स के पास जाइए, अच्छे डॉक्टर्स के पास जाइए, यूं ही किसी सैलून में जाकर इनका ट्रीटमेंट मत ले लीजिए। ये पूरी तरह सुरक्षित तभी है जब आप सुरक्षित हाथों में हैं। और अपनी स्किन का बहुत अच्छे से ख्याल रखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो 3 चीज़ें डॉक्टर ने, एक्सपर्ट ने हमें बताई हैं। अच्छी नींद लीजिए, अच्छा खाना खाइए और स्ट्रेस फ्री रहने के साथ वर्कआउट कीजिए। तो डॉक्टर रश्मि, यहाँ आने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, और बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, बहुत सारे मिथ जो हैं तोड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, प्लेजर।